हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल। आपने पहले दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो फर्स्ट वीडियो में किए थे। आज हम थर्ड और फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल है क्या? हम बोलेंगे कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन which is used in process of production for a long time period it means कैपिटल एक मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रिपीटेडली बार बार इस्तेमाल होता है, दैट इज नोन एज कैपिटल। क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल। कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन which is used in the process of production for a long time period and it has repeated application. Is that clear or not? बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल की। व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कैपिटल, जब हम टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात करते हैं बेटा, फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स fixed assets of the producers like machine, plant, building, equipments, etc. That is known as fixed capital which remain same at each level of output. जो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, प्रोड्यूसर हैव टू एस्टेब्लिश बिफोर प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। सेकंड इज सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल मीन्स वर्किंग कैपिटल which remain in circulation in the process of production. कैश, कैश से रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट सेल हुआ, फिर कैश, इट इज नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। इट मींस रॉ मटेरियल or you can say that cash in hand, it is yours circulating capital. Now the third is real capital. The third is real capital. The real capital is the capital या assets in the form of physical units, machine, plant, building, equipments, etc. is known as physical capital, not cash. Cash is not a physical capital. Next हम क्या कहेंगे? एग्जाम्पल देंगे। मशीन, प्लांट, building, equipments, etc. are the real capital. अब क्वेश्चन कैसे आता है सर? क्वेश्चन आता है, फॉर्म्स दे रखे होते हैं, टाइप्स दे रखे होते हैं ऑप्शन में, ऊपर दे रखा होता है
कि मशीन इज द, आपके ऑप्शन में होगा फिक्स कैपिटल, तो आप फिक्स कैपिटल को मार्क करेंगे, रियल कैपिटल होगा तो रियल कैपिटल को मार्क करेंगे। रॉ मटेरियल इज द सर्कुलेटिंग कैपिटल, कैश इन हैंड इज द सर्कुलेटिंग कैपिटल। अब आगे चलते हैं। फोर्थ इज ह्यूमन कैपिटल, skill and ability in the hands and minds of the people is known as human capital. Doctor, engineer, tutor, teacher, singer, dancer, any kind of skill, efficiency of mental as well as physical is known as human capital. It means skill and efficiency in the hands and minds of the people is known as human capital. Fifth is tangible capital. Tangible means which you can touch, you can transfer from one place to another is known as tangible capital, like machine, plant, building, आपका raw material, equipments, all these are tangible capital, means जिसको आप टेंजेंट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, that is tangible, noticeable. Next is intangible capital. Intangible capital, which can be felt only, has no quality of touch, like goodwill. अब इसका एक ही एग्जाम्पल है, गुडविल, और हम बोल सकते हैं पेटेंट्स, और भी बहुत सारे निकल आए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑल दीज आर intangible capital. फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी कोरोना के लिए वैक्सीन प्रिपेयर करती है और उसका जो फॉर्मूला है वो किसके अंडर आता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, पेटेंट राइट्स में। वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, फर्म की वो कैपिटल है क्योंकि वो फर्म को फर्दर प्रोडक्शन में, इनकम जनरेशन में काम आएगी, पर आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंटेंजिबल कैपिटल। सेवंथ इज इंडिविजुअल कैपिटल। Now, individual capital means that capital, individual capital means that capital in which one person has right to keep it, right to claim it, जिसके एक पर्सन के पास राइट्स हैं। पर्सनल कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल। एक इंडिविजुअल और ग्रुप के पास जिसके राइट्स हो, ऑनरशिप राइट्स, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल कैपिटल। नेक्स्ट इज सोशल कैपिटल। मीन्स those capital goods in which ownership rights are not, क्या बोलेंगे, are not to a individual person only, not limited to a individual person, these are distributed or these are given to all over the society. It means collective ownership जिसकी है, that is known as सोशल कैपिटल। क्या कहेंगे बेटा उसको? सोशल कैपिटल। अब हमने कैपिटल का मीनिंग पढ़ा,
कैपिटल क्या है? मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में लॉन्ग टाइम पीरियड तक रिपीटेडली यूज होता है। आपने 8 टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़े, फिक्स कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, रियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इंडिविजुअल एंड सोशल कैपिटल। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज capital formation. Capital formation is a process of adding new capital goods in the प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी नई कैपिटल गुड्स क्रिएट करना इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हैज 3 stages. First stage is savings. क्या है सेविंग्स? रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। यानी इनकम का वो हिस्सा जो आपकी थ्रिफ्ट का पार्ट है, जो सेक्रीफाइस का पार्ट है, विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। यानी इनकम रिमेन्ड आफ्टर कंजम्पशन इज सेविंग एंड सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बिना कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज सेविंग। जिस भी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट ज्यादा है तो पहला स्टेप यही है कि वहां पे लोगों की सेविंग करने की सेविंग कैपेसिटी जो है दैट इज वेरी हाई, विच कॉज मोर कैपिटल फॉर्मेशन, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन की रेट वहां पे ज्यादा है। सेकेंड इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। Second is mobilization of savings। अब ये बड़ा टिपिकल सा पॉइंट है बेटा, और समझेंगे तो इतना सा लॉजिक है। देखिए मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अब एक पर्सन कहता है हम सेविंग तो बहुत करते हैं, पर उस सेविंग का हमारे अकॉर्डिंग इकोनॉमी को, सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं है। मींस कि वो क्या करता है, उसने एक बड़ा सा पिगी बैंक खरीदा हुआ है, गुल्लक, और वो उन पैसों को उस गुल्लक में डालता जाता है। आप क्या कहेंगे कि सर बेवकूफ है क्या वो, ये क्या करता है, आप बताना जरा इसको क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, कि ये क्या है? हम कहेंगे ये बेवकूफी है। तो सेविंग्स के साथ साथ क्या जरूरत है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कौन करते हैं? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी हैं? जैसे आईडीबीआई, नाबार्ड, एसआईडीबीआई, ये सब जो हैं ये क्या है? दीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। नॉन बैंकिंग कौन सी होती हैं? जो लोन्स तो देती हैं लेकिन बैंक्स को लोन देती हैं, हमको नहीं देती। वो डिपॉजिट्स नहीं लेती, दे कलेक्ट सेविंग्स। अब डिपॉजिट और सेविंग में भी फर्क है। डिपॉजिट बैंक लेता है बेटा, डिपॉजिट कौन लेता है? बैंक, विच कैन बी विड्रॉन एट डिमांड। आपको जब जरूरत है आप निकलवा सकते हैं, सेविंग्स में से भी निकलवा सकते हैं, टाइम डिपॉजिट, बस थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज का फर्क होता है। एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, कुछ चार्जेस लगेंगे, पर पैसा निकल जाएगा। बट इन केस ऑफ सेविंग्स you cannot withdraw before a specific period of time। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में अपनी इंश्योरेंस कराते हैं, दैट इज योर सेविंग्स, आप उसको मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ नहीं करा सकते, स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले विड्रॉ नहीं करा सकते। अगर आपने
50 लाख की इंश्योरेंस कराई और अब आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसका प्रीमियम पे कर सकें, आप कह रहे हैं आई वांट टू विड्रॉ, कंपनी मना कर सकती है कि सर मिनिमम 5 इयर्स का टेन्योर है, उसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो पर्सन को लोन्स नहीं देती, दे गिव लोन्स टू द इंस्टीट्यूशन बट दे कलेक्ट सेविंग्स ऑफ द पीपल। ये क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये कैपिटल मार्केट का पार्ट होती हैं, मनी मार्केट का पार्ट नहीं होती। खैर ये तो बहुत एक अलग सा टॉपिक, हम कहीं और चले गए। फिलहाल हमने बात करनी है किसकी? एट प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। यानी मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कौन करते हैं? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विच मोबिलाइज द सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव चैनल्स। यानी वो हम लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और इन्वेस्टर्स जो लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके प्रोजेक्ट को वेरीफाई करके, ऑब्जर्व करके उस पैसे को प्रोडक्टिव चैनल्स में क्या करती हैं? डालती हैं, चैनलाइज करती हैं। यानी वो एक बीच का इंस्टीट्यूशन है विच टेक गारंटी ऑफ इन्वेस्टर्स की, प्रोजेक्ट्स की और डिपॉजिटर सेविंग करने वालों की मनी की, दोनों की गारंटी करती हैं एंड मोबिलाइज द सेविंग्स। और तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? द थर्ड स्टेप इज इन्वेस्टमेंट। It means all these are in the form of cyclical process। यानी अगर ऐसे कहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल savings are occurred in the society, in the economy, फिर banks and financial institutions make mobilization of these savings। Now these savings are converted into investment, again investment create income and these incomes are converted into savings, फिर mobilization, फिर investment और फिर saving। It is process of capital formation। क्या है ये? Process of capital formation। Is that clear? अगर आपको समझ आया है तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया चीज है जो हमने आज डिस्कस की कि ये सेविंग की स्टेजेस हैं, सॉरी कैपिटल फॉर्मेशन की स्टेजेस हैं कि पहले सेविंग्स आती हैं, सेविंग को मोबिलाइज करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट चैनल्स में चली जाती हैं, इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होती है और फिर सेविंग्स, फिर इस तरह से। और जिस इकोनॉमी में ये सर्कुलर फ्लो जितना तेज होगा, ये साइकिल जितना तेज होगा, उतनी ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी और जितनी ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी इकोनॉमी में डेवलपमेंट का रेट उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है जी? अब आगे बातें करते हैं। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship. Now we are talking about the fourth factor of production, that is entrepreneurship। हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। तो हम कहेंगे पहले एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं। फंक्शंस इनिशिएटेड बाय एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में ही एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगी। एंटरप्रेन्योर इज a human factor of production which conceive the idea of business और प्रोडक्शन। बिजनेस और प्रोडक्शन का आइडिया कंसीव करता है, organize all factors of production
सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, टेक डिसीजंस ऑफ प्रोडक्शन, एट लास्ट bear risk and uncertainty. That person is called entrepreneur, and such kind of activities is known as entrepreneurship. अब एंटरप्रेन्योर आपको समझ आया कि एंटरप्रेन्योर कौन है? एक ह्यूमन फैक्टर है जो बिजनेस का आइडिया कंसीव करता है, सोचता है कि ये काम किया जा सकता है, फिर उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कहां से, कैसे कैसे, कितना करना है, देन टेक डिसीजंस ऑफ बिजनेस, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, उसके बाद बियर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. क्यों? बिकॉज देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, and there are various kinds of changes in this time gap. वेदर चेंज हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंजेस आ सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल सकता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदल सकता है, सोशल एनवायरनमेंट बदल सकता है, प्रोडक्ट के लिए कोई गुड और बैड सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकती हैं. इसी तरह से जैसे कोविड आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, तो प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो सकती है, अप एंड डाउन हो सकती है. सच काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट रिस्क इन द मार्केट, एंड बियरिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इज मेन एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अभी हम फंक्शंस करते हैं. फंक्शंस कुछ और भी हैं जो इसमें ऐड हो जाएंगे, लेकिन इस डेफिनेशन से एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप हमारी पूरी तरह से एक्सप्लोर होगी. थोड़ा सा है, थोड़ा और उसको वाइड करते हैं, अभी निकल आएगा. ऐसे ही करते हैं ना वाइड स्क्रीन पे जी. नाउ functions of entrepreneur. Functions of एंटरप्रेन्योर. अब हमें बताने हैं एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस. देखिए, फर्स्ट फंक्शन इज initiating business, enterprise and coordinate. अब सबसे पहले जैसे कि हमने अभी बताया अभी मीनिंग में कि बिजनेस को इनिशिएट करता है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है. कोई फैक्टर्स लगाएगा और फैक्टर्स को एम्प्लॉय करेगा, एलोकेट करेगा, प्रोडक्शन के डिसीजंस लेगा. दैट इज कोऑर्डिनेशन. सेकंड, रिस्क बियरिंग एंड अनसर्टेनिटी. अभी हमने बात की कि रिस्क बियर करता है, और रिस्क है किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी, बिकॉज मार्केट इज अनसर्टेन, एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस इज अनसर्टेन. इंटरनल को वो कंट्रोल कर सकता है अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर. तो ये काम करता है रिस्क बियरिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग. थर्ड, इन्वेंशन एंड इनोवेशंस. आई थिंक ये शायद रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी से भी इंपॉर्टेंट काम है. देखिए, कॉज भी इन्वेंशन एंड इनोवेशंस है और रेमेडी भी इन्वेंशन एंड इनोवेशंस है,
ये रिस्क और अनसर्टनिटी क्रिएट भी यही करता है और रिस्क और अनसर्टनिटी को मिनिमाइज भी यही करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इन्वेंशन इनोवेशन करते हैं, देन रिस्पॉन्स ऑफ इन्वेंशन इनोवेशन create uncertainty in the market and such kind of uncertainty create risk for the entrepreneur। भाई आप कोई नई चीज इन्वेंट करते हो, दिमाग में क्या है कि अनसर्टेन है, पसंद होगी नहीं होगी, मार्केट में सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। और अगर आप बेटर इन्वेंशन और इनोवेशन करते हैं, बिल्कुल रिसर्च ओरिएंटेड चलते हैं, तो आपका रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये थे फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी एंटरप्रेन्योर खत्म हो गया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट स्टैंड्स फॉर लिमिटेशंस ऑफ an enterprise। देखिए, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। अब जहां बात आती है ऑर्गेनिक की, इस नई जनरेशन को ऑर्गेनिक वर्ड समझाने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक इज दैट थिंग विच इज नेचुरल, विच इज ओरिजिनल, which is essential for health, which is essential for long life, etc etc। तो अब फर्म के लिए ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्म का सर्वाइवल। और फर्म का सर्वाइवल कब होगा? जब एक रेप्यूटेड इनकम उसको अचीव होती रहेगी और वो उस इनकम से अपना सर्वाइवल बढ़िया ढंग से करता रहेगा। दैट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज का क्या है? एक ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है। इसके बिना फर्म सरवाइव नहीं कर सकती, यानी एक लिमिटेड इनकम फर्म को चाहिए, विच इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म, दैट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी सभी फैक्टर्स की पेमेंट होती रहे, बैंक्स का इंटरेस्ट जाता रहे, हर तरह की गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, फैक्टर, नॉन फैक्टर, सब तरह की पेमेंट्स करता रहे, फर्म सरवाइव करती रहे, फर्म के पास उसके रिक्वायर्ड जो है स्टॉक्स, प्रोविजन सभी मेंटेन है। दैट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। क्लियर? सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। आपकी एंटरप्राइज भी तो लीगल एंटिटी है, उसको भी क्या करना है? सरवाइव करना है सोसाइटी में। तो देयर आर सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, हेल्दी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, और किसी भी तरह का आपको पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना। इट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड इज human objective। Human objective means no exploitation, resources are not ignored। यानी आपने जो लेबर लगाई है, आपके पास जो सप्लायर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी ह्यूमन फैक्टर्स हैं, उनके सभी राइट्स को जो है रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ओबे किया ना जाना चाहिए, किसी को इग्नोर ना किया जाए, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। दैट इज ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज नेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो जी, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक नेशन डेवलप करेगी तब तक एंटरप्राइज डेवलप करेगी। अगर नेशन डाउनवर्ड जाने लगेगी, जीडीपी ग्रोथ जाने लगेगी, तो आप अपनी फर्म को लॉन्ग टाइम पीरियड तक सरवाइव नहीं करवा सकते। तो यू हैव टू फुलफिल नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? इस टाइम कोविड-19 के टाइम पे
और टेंशन ऑन चाइना बॉर्डर, जिस तरह की सिचुएशन चाइना कर रहा है, तो आज एक एंटरप्राइज का नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि डोंट फॉलो द चाइनीज प्रोडक्ट, डोंट यूज चाइनीज रॉ मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, यूज स्वदेशी। अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में तरह तरह के लिंक्स, चाहे वो रॉ मटेरियल के हैं, चाहे वो फिनिश गुड्स के हैं, चाहे वो फैक्टर्स के हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हैं, सभी कंट्री में डेवलप करें। इट इज नेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स नेशन, यानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्लान्स इन योर एंटरप्राइज। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है ना जी। अब देखिए, जब नेशनल ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो मुझे कहीं ना कहीं हमारे एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, वो याद आ जाते हैं। जब 1965 में इंडो पाक वार हुई थी, तो उस टाइम इंडिया वाज द इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। हम यूएसए से फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे और यूएसए रिफ्यूज्ड, किसके लिए, टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स को, थ्रेटन कि फर्स्ट स्टॉप द वॉर देन थिंक अबाउट ग्रेन्स, कि लड़ाई रोक तब दूंगा, नहीं तो भाग यहां से। एंड मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एड्रेस द होल नेशन फ्रॉम रेडियो दैट एवरी इंडियन विल कीप फास्ट ऑफ मंडे, हर भारतीय सोमवार का व्रत रखेगा, देश पे अनाज का संकट है। ये क्या है, नेशनल ऑब्जेक्टिव है। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात है, और थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद या उसके ड्यूरेशन में 1966-67 में रूस से फोर्ड फाउंडेशन एक ग्रुप बुलाया, इसने इंटेंसिव कल्टीवेशन को सपोर्ट किया, को हमें सजेस्ट किया, और जिसकी वजह से 67-68 में हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 25% इंक्रीज हुआ, और 25% इंक्रीज को ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से हम आज भी जानते हैं। इट इज नोन एज नेशनल ऑब्जेक्टिव। ऐसा ही अगर एक एंटरप्राइज करेगी तो उसको आप क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज नेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। अब कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं एंटरप्राइज की, उनको भी आज डिस्कस कर लेते हैं। एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स। अब फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑब्जेक्टिव। देखिए, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस फॉर्म ऑफ एन एंटरप्राइज। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, social welfare maximization, increasing the managerial utility, secured profit. There are so many changes with the age and growth of the firm. तो पहली प्रॉब्लम है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। क्या ऑब्जेक्टिव रखें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखें, सेल्स मैक्सिमाइजेशन रखें, और फर्म को बैलेंस करके रखें। सेकंड इज लोकेशन एंड साइज ऑफ द फॉर्म। अब लोकेशन सबसे बड़ी बात है। देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जब हम बनाते हैं तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में मेन टॉपिक इज लोकेशन ऑफ द फॉर्म। आप देखिए, क्योंकि लार्ज स्केल फॉर्म में बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल की प्रॉक्सिमिटी में होगा, मतलब नजदीकी होगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जो टाइम पीरियड है रॉ मटेरियल को फर्म तक पहुंचाने का, वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, ऑर्गेनिक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव आपका, और फर्म का सर्वाइवल थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूं। जो 3 स्टील प्लांट्स हैं, ऑल आर इन बिहार, क्योंकि वहां पे कोल माइंस और आयरन माइंस है। ठीक है जी। लोकेशन और साइज ऑफ द फॉर्म डिसाइड करना। लोकेशन अगर लार्ज स्केल फर्म है तो रॉ मटेरियल के नजदीक होनी चाहिए, और स्मॉल स्केल फर्म है तो वो दूर भी रखी जा सकती है, बट लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई ताले बनाने की इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो बेस्ट लोकेशन इज अलीगढ़, ये अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं और वहां आपको लेबर आसानी से मिल जाएगी क्योंकि उनके बच्चों में जो लेबर के आगे चल रही हैं पीढ़ियां, उनमें वो क्वालिटीज हार्मोन में आ जाएंगी, उनके ब्लड में होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोडक्शन करेंगे दैट विल बी बेस्ट। तो ये लोकेशन का ही एक पार्ट है। साइज देखना है कि साइज कैसा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी उसके एक्सपेंसेस एंटरप्रेन्योर पे बर्डन ना बने, रिकवरेबल हो, तो ये साइज डिसाइड करना, लोकेशन डिसाइड करना। फिर सिलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड फिजिकल फैसिलिटीज, सिलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड फिजिकल फैसिलिटीज। अब ऑर्गेनाइजिंग एंड फिजिकल फैसिलिटीज मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगाए जाएं, कहां से परचेज किए जाएं, किस साइज के हों, ये सब चीजें। एंड फोर्थ एंड लास्ट इज फाइनेंस। There's so many sources of finance. पहला सेल्फ, बैंकिंग, शेयर कैपिटल, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत सारे हैं। डिसाइड करना कि कितना कहां से चाहिए और विच इज एप्रोप्रिएट, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करना इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इसके बाद हम प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।